नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल जो है हम लोगों ने यहाँ तक के फैक्ट को कंप्लीट किया था, ठीक है। वो भी हमारे किसके अंतर्गत था? स्थल मंडल के अंतर्गत था, ठीक है भैया। अभी हमारा छठा क्या होगा? चट्टान। स्थल मंडल के ही अंतर्गत क्या है? छठा हमारा चट्टान, ठीक है। तो चट्टान से रिलेटेड फैक्ट आज हमारा होगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा फैक्ट है आज का, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अग्नेय, ठीक है। अग्नेय शैल कहलाती हैं, तो ये मौलिक शैल कहलाती हैं। अग्नेय शैल कैसी कहलाती हैं? तो वो मौलिक शैल कहलाती हैं, ठीक है भैया। इसके आगे, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? तो वो अग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है भैया? अग्नेय की चट्टान, ठीक है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो वो ग्रेनाइट की जो चट्टानों की गणना जो है वो अधिवितलीय या प्लूटोनिक की जाती है, ठीक है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बैथोलिथ। क्या भैया? बैथोलिथ, ठीक है। इसके आगे, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में। कहा भैया? अवसादी चट्टान में, ठीक है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? जो धरातल हमारा, इस पे किस प्रकार की चट्टान की अधिकता है? तो वो है अवसादी चट्टान का। किसका भैया? अवसादी चट्टान का। कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है परतदार चट्टान में। कहाँ भैया? परतदार चट्टान में। पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है प्राचीन संस्कृत में। कहाँ? प्राचीन संस्कृत में, ठीक है। इसके आगे, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, तो ये किस में परिवर्तित होता है? तो वह क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। किसमें? क्वार्टजाइट में, ठीक है। चूना पत्थर यानी लिमाइट, लिमिंग स्टोन का कायांतरित रूप है, तो वो है भैया संगमरमर, ठीक है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये होता है एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट, ठीक है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो ये हमारी होती है अग्नेय और तलछटी से। किससे भैया? अग्नेय और तलछटी से होती है, ठीक है। अपक्षय की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो वो हमारा जल योजन। कौन है भैया? जल योजन, ठीक है। कौन सा मृत शैल है? तो वो है अग्नेय। अग्नेय जो हमारा है ये मृत शैल है, ठीक है भैया। अब हमारा सातवां जो होगा वो भूकंप से रिलेटेड फैक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है, तो वो है भूकंप विज्ञान। क्या भैया? भूकंप विज्ञान, ठीक है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को क्या कहा जाता है भैया? भूकेंद्र, भूकंप केंद्र, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे जो भूकंप ये होता है, ये चीज जो हमारी होती है, ये जो होता है ये हमारा भूकंप केंद्र कहलाता है, ठीक है। भूकंप मूल यानी फोकस वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अधिकेंद्र एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, तो वो है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, ठीक है भैया। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र, ठीक है। अधिकेंद्र क्या है? भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु को ही अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। इसके आगे, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुनामी। क्या कहा जाता है भैया? सुनामी, ठीक है। इसके आगे, भूकंप की धरातलीय तरंगे होती हैं, तो वो होती हैं एल तरंगे, ठीक है। कौन सी तरंगे? एल तरंगे। कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो वो दीर्घ पृष्ठीय। कौन सी भैया?
दीर्घ पृष्ठीय। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो वो है भूकंप। भूकंप जो है ये सुनामी का कारण है, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, ठीक है। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है, तो वो कैसा होता है? अनियमित। कैसा होता है? अनियमित होता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके आगे, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो वो जापान में कहते हैं, ठीक है भैया। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो वो है यस। यस तरंग जो है ये तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती, ठीक है। इसके आगे, भूकंप मापा जाता है तो किससे? रिक्टर पैमाने से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर, ऐसे मिलान मुलान के तौर पे दे दिया जाता है, ठीक है। इधर कई पैमाने दे जाते हैं, इधर उनके नापने का वो दे दिया जाता है, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि कौन किससे है, तो इसको याद रखिए कि भूकंप जो हमारा है वो रिएक्टर पैमाने से नापा जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ किसके लिए, सिस्मोग्राफ जो है किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो वो भूकंपीय तरंगों को, ठीक है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी, ठीक है। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है समभूकंप रेखा। क्या? समभूकंप रेखा, ठीक है भैया। इसके आगे, कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो वो है भूकंप। कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो वो है एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन। इसके आगे, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो वो होता है PSL। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, एक हमारा P है, एक S है और एक L है, ठीक है। ये 3 प्रकार की तरंगे हैं PSL। इसके आगे, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? तो वो ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही प्राकृतिक भूकंप आते हैं, ठीक है। भूकंप आने का मानवीय कारण क्या है? तो वो खनन विस्फोट, ठीक है। प्राकृतिक कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट। और मानवीय कारण क्या है? तो खनन विस्फोट, ठीक है। संरचनात्मक या भ्रंश मूलक भूकंप किसे कहते हैं? तो वो विवर्तनिक भूकंप को कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक तरंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक, ये तो हो चुका हमारा। किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया? तो वो मर्केली ने किया था। किसने किया था भैया? मर्केली ने किया था, ठीक है। ये इटली के थे, ठीक है। CE रिएक्टर ने रिएक्टर स्केल का विकास कब किया था? तो वो 1935 में किया था। कब किया था? 1935 में, ठीक है। अब इसके आगे जो हमारा है, अब तक तो रहा भूकंप, ठीक है भैया। अब आएगा हमारा ज्वालामुखी। क्या आएगा? ज्वालामुखी, ठीक है। अब क्या होगा हमारा? ज्वालामुखी से रिलेटेड होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। डाइक क्या है? डाइक क्या है? तो वो हमारा ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, ठीक भैया। इसके आगे, काल्डेरा संबंधित है, तो वो है ज्वालामुखी से। किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है, ठीक है भैया। इसके आगे, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अग्निवलय यानी सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो वो प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। किसे भैया? प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। कैथोलिक संबंधित है, तो वो, ओहो ये क्या हो गया, अब ठीक है। कैथोलिक संबंधित है तो वो किससे संबंधित है? वो ज्वालामुखी से संबंधित है, ठीक है भैया। कैथोलिक किससे संबंधित है? तो वो ज्वालामुखी से संबंधित है। पेले अश्रु यानी पेल्स टीयर की उत्पत्ति कब होती है? तो वो ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है, ठीक है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो वो जलवाष्प निकलती है। क्या भैया? जलवाष्प, ठीक है। थोड़ा इससे रिलेटेड ज्ञान देख लेते हैं क्या है।
ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें सबसे अधिक गैस क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है उसमें। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और इसके अलावा हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर हो जाता है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम, ऐसे अन्य प्रमुख गैसें इसमें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इस प्रकार की गैसें उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? जलवाष्प। जलवाष्प की अधिकता उसमें सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो इन्हें प्लूटोनिक चट्टानें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए है अलास्का का, ऑप्शन बी हवाई का, ऑप्शन सी है इटली का, ऑप्शन डी है जापान का। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, हवाई का सक्रिय ज्वालामुखी है कौन? तो मौना लोआ। ठीक है, इसके आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन ए है कोटोपैंसी, ऑप्शन बी है फ्यूजियामा, ऑप्शन सी है कलायू, ऑप्शन डी है विसुवियस। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है किलायू। ठीक है, किलायू जो हमारा संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके आगे, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। तो एक होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमारा होता है हाइड्रोजन और तीसरा हमारा होता है नाइट्रोजन। ठीक है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं तो वो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, इसके आगे, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अग्नि श्रृंखला। क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला। ठीक है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुसुप्त ज्वालामुखी। क्या कहलाता है भैया? सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। ये लंबे समय तक शांत रहता है, फिर अचानक ये फट जाता है। ठीक है, किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को। ठीक है भैया, ज्वालामुखी को ही प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, किस ज्वालामुखी के अक्सर उद्गार होती रहती है? तो वो जागृत ज्वालामुखी। तो नाम से ही स्पष्ट होता रहा है कि जागृत हमेशा थोड़े थोड़े समय में जागती रहती है। क्रेटर और काल्डेरा स्थलाकृतियां किससे संबंधित है? तो वो ज्वालामुखी क्रिया से। किससे भैया? ज्वालामुखी क्रिया से। किप्टोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो वो इक्वाडोर में है। ये क्या है? एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का नाम है। ठीक है, कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ है? इक्वाडोर में। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है तो वो जापान में पाई जाती है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो किलायू है। अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन में देखा है। ज्वालास्म ज्वालाखंडास्मी क्या है? क्या होता है? तो वो होता है तप्त शैलों के टुकड़ों और लावा। ठीक है, इसके अलावा पेले के बाल का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो वो हवाई तुल्य से। किससे भैया? हवाई तुल्य से। ठीक है, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो वो होते हैं शंक्वाकार। ठीक है भैया, कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो वो नहीं निकलती है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आपको। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो वो है कोटोपैक्सी। कौन है भैया? कोटोपैक्सी। ये कहाँ है? इक्वाडोर में। ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता तो वो कहलाता मैग्मा। क्या कहलाता भैया? मैग्मा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो वो इक्वाडोर में है। ठीक है, अभी मैंने बताया। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है,
इसके आगे, मिरिक ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में है। कहाँ भैया? तंजानिया में। फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी पर्वत है? तो वो जापान की है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है? तो ये स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ठीक है। फैसा मैग्ना है एक, क्या है? तो ये ज्वालामुखी है। फैसा मैग्ना क्या है? एक प्रकार का ज्वालामुखी है। एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है भैया। इंग्लिश को थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग, उतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं है। एयर बस ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये हमारा अंटार्कटिका में। ठीक है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ये हमारा सिसिली पे है। कहाँ है? सिसिली पे। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये हमारा इटली में हो जाता है। और मैना लोआ का उदाहरण क्या है? तो ये किसका उदाहरण है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का। मैना लोआ का इस प्रकार की ज्वालामुखी है, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है भैया। अब हमारा स्टार्ट होता है पर्वत एवं मैदान। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट तो चलिए देखते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो वो है हमारा 26% पर। कितने पे है? 26% पर। इसके आगे, पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था भैया जॉली ने। किसने किया था भैया? जॉली ने किया था। ठीक है। किसका? रेडियो सक्रियता सिद्धांत का। ठीक है। पर्वत निर्माणक भू संतति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो कोबर ने किया था। किसने भैया? कोबर ने। इसके आगे देखते हैं। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो वो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है भैया। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो वो है यूराल। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो ये हमारा नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है भैया। एंडीज पर्वत कैसा है? तो ये वलित पर्वत है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये जितने भी हमारे हैं, ये हमारे किस प्रकार के हैं? तो ये नवीन वलित पर्वत हैं। ठीक है। इसके आगे, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? तो वो टेथीस से हुई है। किससे हुई? टेथीस सागर से। ठीक है। दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ भैया? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रॉकीज पर्वत। ठीक है। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो वो एंडीज पर्वतमाला है। पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो उन्हें दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा। ठीक है। इसके आगे, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। कितना भैया? माउंट एवरेस्ट है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो वो है एकांकागुआ। क्या भैया? एकांकागुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो ये हमारा तंजानिया में है। ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। कौन सा है? तो वो किलिमंजारो है। उत्तर अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो वो माउंट मैंकिले है। कौन? माउंट मैंकिले। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो वो है पिरेनीज। क्या भैया? पिरेनीज। यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है भैया। किसके उदाहरण है? तो ये हमारे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसके आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो वो हमारा नेपाल में है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में है? तो हमारा नेपाल में स्थित है। इसके आगे, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है?
तो हमारा 33, कितना है 33। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अंतरा पर्वतीय। क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है भैया तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत का पठार। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो वो है पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है पोटवार पठार? तो वो है पाकिस्तान में। इसके आगे लोएस पठार स्थित है, तो ये हमारा चीन में स्थित है। तिब्बत का पठार कहाँ है? जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो ये कहाँ हमारा हिमालय पर्वत या क्यूनूल लून में है। कहाँ है भैया? क्यूनूल नूल के मध्य। लोएस का पठार है तो वो है पवनकृत। क्या भैया? पवनकृत। किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। किसे? पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है। रॉकी का पट पठार क्या है? तो एक उत्थित पेनी प्लेन है। ठीक है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 41% पर। ठीक है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो वो की जाती है द्वितीय श्रेणी के। किसके? द्वितीय श्रेणी के। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो वो मैदान को कहा जाता है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है तो वो है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है भैया? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है भैया। इसके आगे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो वो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं। ठीक है भैया। इसके आगे हमारा क्वेश्चन है अब, हिमालय का विस्तार अराकान योभा, लेकिन यहाँ योमा होना चाहिए था, जिस देश में स्थित है वह है? तो ऑप्शन ए हमारा है म्यांमार, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है कश्मीर। तो ये हमारा कहाँ हो जाता है? म्यांमार में। ठीक है। अराकान योमा जो हमारा है कहाँ है? तो ये म्यांमार में है। ठीक है भैया। इसके आगे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, तो ये हमारा जर्मनी में स्थित है। कहाँ भैया? जर्मनी में। ठीक है। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत है तो ऑप्शन ए हमारा है बोत्सवाना में, ऑप्शन बी नामीबिया में, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका अफ्रीका में, ऑप्शन डी है जाम्बिया में। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका में ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। इसके आगे क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन ए है 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। कितनी ऊंचाई है तिब्बत के पठार की? 5 किलोमीटर। ठीक है भैया। अब हमारा क्या होगा? मरुस्थल से। ठीक है भैया। मरुस्थल से अब हम देखेंगे फैक्ट हमारा। तो हमारा फैक्ट है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो वो है हमारा सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो वो सहारा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो वो थार मरुस्थल है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो थार मरुस्थल है। ठीक। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। ठीक है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ये है सूडान में। कहाँ स्थित है? सूडान में। अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये भी हमारा कहाँ हो जाता है? सूडान में। ठीक है भैया। इसके आगे सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये है मैक्सिको में। कहाँ भैया? मैक्सिको में। पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये हमारा अर्जेंटीना में हो जाता है। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये पेरू में है। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। कलाहारी मरुस्थल किस देश में है? तो ये बोत्सवाना में है। कहाँ भैया? बोत्सवाना में। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा टुरुंडा नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पश्चिमी में। कहाँ पाई जाती है भैया? पश्चिमी में।
पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो वो 5वां भाग रेगिस्तान है। ठीक। थार मरुस्थल किस देश में है? तो ये भारत में है। थार मरुस्थल कहाँ भैया? भारत में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? तो वो अटाकामा। कौन है भैया? अटाकामा। ठीक है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? तो वो है यूरोप। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ भैया? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है भैया। इसके आगे, आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो वो है चिली में। कहाँ भैया? चिली में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो वो रेगिस्तान से संबंधित है। इसके आगे, विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो वो तकलामाकन मरुस्थल। ठीक है। शीतोष्ण में पूछा है कि शीतोष्ण में सबसे बड़ा कौन है? सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नग्न मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण जो है वो है वे वायुमंडल के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर अवस्थित है। ठीक है भैया। इसके आगे क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन ए है कलाहारी, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी है सहारा, ऑप्शन डी है थार। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है सहारा। ठीक है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो वो हमारा है थार। कौन सा है? थार मरुस्थल। ज्ञान है हमारा, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ का घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों में जनसंख्या जो है, जनसंख्या घनत्व तो वो 7 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तक ही रहता है। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन हमारा, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन डी है मंगोलिया, ऑप्शन डी है मिस्र। तो गोबी मरुस्थल का हमारा मंगोलिया में। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है कि गोबी मरुस्थल हमारा मंगोलिया में है। ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल हम लोग नहरें देखेंगे। ठीक है। नहरों से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।